फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में हीट ऑफ रिएक्शन की थी, अभिक्रिया की ऊष्मा की थी, उसकी डेफिनेशन समझी थी हमने। और उसके बाद में बोला था यदि अभिक्रिया ऊष्मा हो 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 atm दाब पर ज्ञात करोगे आप, तो उसे क्या कहोगे आप? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहोगे, मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहोगे। उसके बाद में फिर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऑफ रिएक्शंस पर रिलेशन देखा था। स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा में संबंध देखा था, और वो संबंध क्या मिला था हमें? हाँ भाई बोलो जरा। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng RT, जहां पर डेल्टा Ng क्या है? डिफरेंस ऑफ गैसियस मोल्स, गैसीय अवस्था में मोलों का अंतर। ठीक, इस रिएक्शन पर हमने तीन तरह की कंडीशन लगाई थी, तीनों के एग्जांपल किए थे। कब दोनों बराबर है, कब इक्वल है, कब अनइक्वल है, कब लेसर देन है, कब हायर देन है। अब कभी-कभी क्या होता है, इस फॉर्मूले पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको सब कुछ देगा एक वैल्यू को छोड़कर। कितनी वैल्यू अननोन है यहाँ से? एक तो ये अननोन है, ये अननोन है और ये अननोन है। आर तो पता होता ही है, और वैल्यूज अननोन है। एनी 3 वो गिवन करेगा और फोर्थ की आपसे वैल्यू पूछेगा। ठीक, तो लिखो एक न्यूमेरिकल, इस तरह के निकल आएंगे, आपको पता लग जाएगा एक को करने से। लिखो भाई, मैथेन का दहन, मैथेन का दहन मैथेन का दहन 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाने पर स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा, स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा 416 किलो जूल, 416 किलो जूल प्राप्त होती है, 416 किलो जूल प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया की स्थिर आयतन पर, इस अभिक्रिया की स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करो, अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करो। When combustion of methane takes place at 140 degree Celsius temperature, 140 degree Celsius temperature, 140 degree Celsius temperature, then heat of reaction at constant pressure, heat of reaction at constant pressure is obtained for 16 kilojoule, or 16 kilojoule. Then calculate heat of reaction at constant volume. Then calculate heat of reaction at constant volume. Constant volume. डन। देखो भाई कैसे करेंगे। आपको उसने क्या दिया है, आपको उसने गिवन क्या किया है, पहले तो वो देखो। आपको उसने गिवन किया है टेम्परेचर, बोलो कितना दिया है? 140 डिग्री। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको पता है हर फॉर्मूला वैल्यू हमसे केल्विन में मांगता है। तो 140 को आप केल्विन में कैलकुलेट करोगे तो इसके में कितना ऐड करना पड़ेगा भाई आपको? 273 ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें 73 ऐड कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा और
13 केल्विन। कितना है होगा देख लो भाई ध्यान से, ठीक है ना। आगे अब क्या दिया उसने आपको, डेल्टा एच कैसे पहचाना, उसने हीट ऑफ रिएक्शन बोला एट कांस्टेंट, क्या हीट ऑफ रिएक्शन बोली है उसने एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर। तो आपको समझ के पता लगाना है, मैंने बताया था जहां जहां दाब स्थिर हो डेल्टा एच, जहां जहां वॉल्यूम कांस्टेंट हो डेल्टा ई होगा। ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। टी गिवन है क्या, डेल्टा एच गिवन है क्या है, क्या कैलकुलेट करनी है आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ रिएक्शन, स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी है, मतलब ये निकालना है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये तो हमें पता होता ही है। बोलो आर की कितनी वैल्यू होती है, अरे इतनी ही होती है क्या, बिल्कुल इतनी ही होती है। आर पता लग गया, डेल्टा एनजी नहीं दिया, इसके लिए उसने क्या बोला है कि मीथेन का क्या कराया गया है, कंबशन कराया है, दहन करवाया है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में दहन को बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को का दहन करवाया जाता है या कंबशन करवाते हैं तो जितने भी कार्बन है सबके सब CO2 की फॉर्म में, और जितने भी हाइड्रोजन है सबके सब H2O की फॉर्म में निकलते हैं। दो चार है तो दो निकलेंगे, एक कार्बन है तो एक CO2, and you know that it present in liquid, this is gas and this is also gas। बोलो कितनी O2 लगी, दो तो यहाँ पर लगा, दो यहाँ पर लगा, कितना लगा भाई, तो O2 लगा। तो डेल्टा एनजी निकालना है, हमें आता है निकालना, बोलो इधर निकालते हैं। डेल्टा एनजी क्या होता है, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। बोलो होता है नहीं होता, प्रोडक्ट में जैसे मोल कितने, ये तो लिक्विड है, इंक्लूडिंग करना कितने हैं भाई, इतना नजर आया, जहां कुछ नहीं दिखता वहां पर एक होता है। ये दो और ये दोनों केसेस है ना, तो दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पर फाइनल आंसर कितना आ गया, -2। बोलो सारी वैल्यू पता लगेगी नहीं लगी, ये दिया नहीं था उसने डेल्टा एनजी, हमने दिमाग लगाया क्योंकि हमने भगवान ने दिया है हमें, हमने रिएक्शन की, देखा कौन लिक्विड है कौन गैस है और डेल्टा एनजी को कैलकुलेट कर लिया। जब सारी वैल्यूज आ गई है तो फिर हमें सोल्व करने में दिक्कत होगी क्या, अरे दिक्कत होगी क्या, ये पता है ना किसमें है, किलो जूल में। ये देखो डेल्टा ई तो कैलकुलेट करना है हमें, ये -2, ये 8.314, ये जूल में है, और ये कितने हो गया, बोलो कितनी हो गया। अब देखो यहाँ भी जूल में है वैल्यू, और ये किसमें है, किलो जूल में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, इसमें जूल में, किलो को हटा दो, किलो को रिमूव करोगे तो जूल आ जाएगा। अब इधर भी जूल में वैल्यू बनेगी, इधर भी जूल में वैल्यू बनेगी, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा हमसे, होगा, मना ही नहीं करेगा। ये मोल था, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ये केल्विन था, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या बचा, जूल। इधर एक फाइनल क्या बचेगा, जूल। चलो भाई इसको माइनस को इधर लाओ तो प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6, इसको और ये 2 और एक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, ये 314, ये कितना हो गया, डेल्टा ई। इसको सोल्व कर लोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और सोल्व करने का काम किसका है, मेरा थोड़ी, वो तो आप लोगों का काम है, मेरा काम तो सिर्फ बताना है कि भाई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। आंसर किसमें आएगा भाई, जूल में आएगा। आ गई बात समझ में, इसको सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा। वैसे बताता हूँ कि ऐसे करना है, सॉल्व तो आप लोग ही करोगे, जल्दी कर लो, फटाफट कर लो, ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया हो आप तक तो बहुत होशियार हो आप लोग, टैलेंटफुल हो।
ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। कभी कभी आ जाता है जब हमारी किस्मत खराब हो। अब इससे किस्मत खराब कहोगे कि बढ़िया कहोगे? अरे बढ़िया किस्मत कहेंगे इससे तो, लेकिन बच्चे मानते कि खराब है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल से डरते हैं, क्योंकि उन्हें सोल्व करना नहीं आता। तो सोल्व करने में कुछ नहीं है, आपको वैल्यूज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वैल्यू पहचानना आना चाहिए। वैल्यू पहचान ली तो पुट करके हमें सॉल्व तो करना है। अब इतनी मैथमेटिक्स तो हमें आती है, अरे 10th तक तो हमने सबने मैथमेटिक्स पढ़ी भाई, तो हम माहिर है उस चीज में। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव, कि ताप का क्या प्रभाव होगा अभिक्रिया ऊष्मा पर। और अभिक्रिया ऊष्मा कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की, डेल्टा एच डेल्टा एल। कट ऑफ टेम्परेचर on heat of reaction, heat of reaction। ठीक, तो देखो कैसे आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में हम। माना कि मैंने एक रिएक्शन ली जो आर रिएक्टेंट से कहां जा रही थी? पी प्रोडक्ट के पास जा रही थी। ऐसा ही होता है सारी केमिकल रिएक्शन में। अभिकारक से कहां जाती है? उत्पाद की ओर जाती है। रिएक्टेंट से कहां जाती है? प्रोडक्ट के पास जाती है। अच्छी बात है, इसमें कौन सा नया काम हो गया। सपोज करो इसकी कोई ना कोई एंथैल्पी होगी, इसकी भी कोई ना कोई एंथैल्पी होगी। माना कि इसकी एंथैल्पी कितनी हो? HR, और इसकी एंथैल्पी को कितना मान लिया मैंने? HP मान लिया। मान सकता हूं प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट। अगर मैं यहां से डेल्टा H की बात करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वही एक ही फॉर्मूला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो HP माइनस क्या कर दिया? HR कर दिया। आई बात समझ में? इसका मैंने T के सापेक्ष अवकलन कर दिया। T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं T के साथ इसका अर्थ देखना चाहता हूं कि T को चेंज करने से क्या ये बदलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू T। ठीक है भाई, कर देते हैं। ये हो गया भाई। और एक चीज और कर दो, बाद में करनी पड़ेगी। एट कांस्टेंट, तो एक ही बात हमारा काम हो जाएगा। एट कांस्टेंट P, P के सापेक्ष अवकलन तो करना है, लेकिन कहां पर? स्थिर दाब पर। ये हमें अगले प्रोसेस में करना पड़ता, अगले प्रोसेस में ना करना पड़े इसलिए हमने क्या कर दिया? इसी स्टेप में दोनों काम कर दिए। स्थिर देना है दाब को और अवकलन करना है किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष। ऐसा अवकलन तो हमने जाने कितनी बार किया है इसके अंदर? पिछली यूनिट में या पिछले पार्ट में जाने कितनी बार किया है हमने? करते हैं भाई। जब एक चीज कांस्टेंट हो और दूसरे के सापेक्ष आप करो अवकलन, डिफरेंशिएशन करो, तो उसको क्या लिखा जाता है? डेल से लिखा जाता है। तो डेल डेल्टा H अपॉन डेल T। एट कांस्टेंट क्या हो गया? P हो गया। इधर की तरफ डेल HR अपॉन डेल T। एट कांस्टेंट क्या हो गया? P हो गया। सॉरी, P है ना? हाँ, P को प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट को बताना है और ये प्रेशर को बताना है। अब देख लेना भाई, इसको ऐसे करके निकाल दो, कैसे निकाल दो। ये डेल और ये HR और ये डेल T एट कांस्टेंट P हो गया। ठीक है, नाउ वी नो दैट व्हाट डेल HP डेल T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू क्या होता है? Cp। अगर यहाँ प्रोडक्ट की होगी तो भी प्रोडक्ट का हो जाएगा, रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर डेल्टा लगा दूंगा मैं तो ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा। सही बंटा, P है तो P, R है तो R, डेल्टा लगा दिया आगे तो डेल्टा हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा?
तो यहां से क्या सोल्व कर सकते हैं, ये लो भाई, इसको तो मैंने ऐसे के ऐसे रखा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, P है तो P हो गया, ये हो गया भाई Cp होल P कर दिया, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा Cp होल R, ये प्रोडक्ट के लिए, ये रिएक्टेंट के लिए। आगे क्या कर देते हैं भाई, इसके साथ हम डेल्टा T एट कांस्टेंट P हो जाए। अब प्रोडक्ट की Cp में से रिएक्टेंट की Cp घटाओगे, जैसे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाया तो क्या आया डेल्टा H, ऐसे इसकी Cp में से इसकी Cp को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, डेल्टा Cp मिलेगी। मैंने कहा था कि डेल्टा लगाओगे तो डेल्टा हो गया, और हमने कॉपी कर दिया, यहाँ डेल्टा है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा डेल्टा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 1 आ गई। ये किसके लिए काम किया हमने, T को कांस्टेंट किया, क्या करके, स्थिर दाब करके, स्थिर दाब पर ये काम किया है। अगर मैं यहाँ पर स्थिर आयतन कर देता तो ये जो आया है मेरे पास, ये किसका हो जाता, Cv का हो जाता। जैसे हमने T का निकाला, मतलब P को कांस्टेंट करके Cp का रिलेशन निकाला, ऐसे कैसे हम V को कांस्टेंट करके इसका रिलेशन निकाल सकते हैं Cv का, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये काम हमें बार बार नहीं करना पड़े, ये काम हमें वापस से नहीं करना पड़े, इसलिए हमने इसी को देखकर लिख दिया। बोलो, हमें पता है जब Cv आता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो H ना आकर क्या लिखा जाएगा, E लिखा जाएगा। तो हमने Cv लिख दी, ये लो भाई डेल डेल्टा E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Cv। बोलो, दिमाग ठीक नहीं है हमने, अरे हमने तो कूट के दिमाग बना हुआ है, हम लगाएंगे नहीं क्या, क्यों इतना सारा काम करेंगे। हमने दिमाग लगाया, P कांस्टेंट किया तो Cp आया, तो उल्टा करेंगे हम, V को कांस्टेंट करेंगे तो क्या आएगा, Cv आएगा, और Cv आएगा तो H का क्या काम, कांस्टेंट वॉल्यूम जब होता है तो यहाँ पर H की जगह क्या आता है, E आता है, और कांस्टेंट प्रेशर होता है तो H की जगह क्या होता है, कांस्टेंट P होता है तो H होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो क्या होता है, E होता है। तो हमने कर दिया भाई, बोलो सिंपल से बन गया, जहां जहां पर डेल्टा H है वहां डेल्टा E, जहां जहां डेल्टा Cp वहां डेल्टा Cv हो गया। आगे इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सोल्व कर लो। ये जो दोनों इक्वेशंस है ये बता दिए टेम्परेचर के साथ में अभिक्रिया ऊष्मा पर होने वाला प्रभाव। देखो यहां से पता लगेगा डेल्टा H का प्रभाव और यहां से पता लगेगा डेल्टा E का प्रभाव पता लगेगा। इन दोनों समीकरणों को कहा जाता है किरचॉफ समीकरण या किरचॉफ इक्वेशन। इनको आगे बढ़ाएंगे हम, तो कैसे बढ़ेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से देखो क्या करेंगे, इसको इधर भेजा मैंने, इधर भेजूंगा तो ये जो डेल है ये किसमें बदलेगा, d में बदलेगा, d में d डेल्टा H और ये डेल्टा Cp और ये dt, समाकलन कर दो भाई इसका। ये जो इक्वेशन वाले हैं इसको दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी दूसरे वे में हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कॉमन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने का क्या हो जाएगा भाई, ये लो डेल्टा H1 से कहां तक कर दिया मैंने, डेल्टा H2 तक, ये तो कांस्टेंट होता है तो बाहर आएगा। इधर T1 से कहां तक कर दिया, T2 तक कर दिया, कर दो इसको, D हटेगा और सिर्फ क्या आएगा, डेल्टा H आएगा। लिमिट ये लो डेल्टा H1 और ये हो जाएगा डेल्टा H2, ये डेल्टा Cp हो जाएगा, ठीक, सॉरी इधर की तरफ T और ये लिमिट T1 से कहां तक, T2 तक, लिमिट पुट कर दो भाई, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 और ये डेल्टा Cp, इधर की तरफ T2 माइनस T1, थोड़ा सा और सोल्व कर दो, डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp और ये T2 माइनस T1
बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व किया, सिमिलरली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको वापस देख के लिख दो, जहां जहां डेल्टा है वहां वहां क्या कर दो, ई कर दो। ये इधर हो गया ई, इधर हो गया डेल्टा सीपी है तो क्या कर दो, सीवी कर दो, और टी तो वहां भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, बोलो दोनों आगे की नहीं आएगी। कांस्टेंट प्रेशर पर भी निकाल दी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी निकाल दी। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये दोनों में कहलाते हैं किरचॉफ इक्वेशंस और ये दोनों में कहलाते हैं किरचॉफ इक्वेशंस। ये जो चारों समीकरण है 1 2 3 4 ये सब की सब इन डेल्टा एच और डेल्टा ई में ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है कि ताप को बढ़ाने से या घटाने से उनकी अभिक्रिया ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हमने किया कुछ नहीं था, एक रिएक्शन मानी थी, पहले एंथैल्पी ली तो कांस्टेंट प्रेशर पर T के सापेक्ष अवकलन कर दिया, निकाला सोल्व किया तो हमें डेल्टा Cp मिला। ऐसे ऐसे यहाँ पर एंथैल्पी ना लेके क्या ले लो, इंटरनल एनर्जी ले लो, आंतरिक ऊर्जा ले लो और उसका अवकलन कर दो T के सापेक्ष स्थिर आयतन पर, यहाँ दाब के सापेक्ष क्या था, स्थिर आयतन पर कर दोगे तो इक्वेशन 2 मिल जाएगी। लेकिन ये काम बार बार ना करना पड़े, इसलिए दिमाग लगा के हमने सीधा लिख दिया कि जहां जहां डेल्टा एच है वहां डेल्टा ई, जहां सीपी है वहां सीवी। फिर इसको आगे बढ़ाया, निकाल लिया तो उसके लिए मैं सीधा ये लिख दिया भाई ये लो, इसके लिए जैसा है उसके लिए क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, सीपी की जगह सीवी और डेल्टा एच की जगह डेल्टा ई। तो चारों कहलाती है किरचॉफ समीकरण जो कि ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ये काम किसने किया था, किरचॉफ ने, और नाम भी क्या रखा, किरचॉफ समीकरण ने इनका नाम रखा। अब देखो जब किरचॉफ ने, एक मजेदार बात बताता हूं मैं आपको, कभी कभी देखो वैज्ञानिकों के साथ क्या होता है, किसी दुविधा आती है, बेचारे बहुत मेहनत करके अपनी कोई थ्योरी बनाते हैं, कोई प्रिंसिपल बनाते हैं और उसको जब वो किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पर क्वेश्चन करने वाले बहुत होते हैं, जलने वाले जिनको बोल सकता इसमें ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है, ऐसे है वैसे है। तो किरचॉफ के साथ भी ऐसा ही हुआ, सबके साथ होता है, किरचॉफ के साथ ही क्या, जैसे इसने ये समीकरण बनाई और ये निकल गया, भैया देखो मैंने नई समीकरण बनाई है, इनसे आप है ना ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो भारतीय साइंटिस्टों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, क्या क्वेश्चन किया कि भैया इसको लेकर देख तुम, अगर मैं यहाँ से सीधा बोलता हूँ तो 2 में से 1 को माइनस किया तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा एच मिलेगा। बोलो मिला, ऐसा ही मिलेगा, अरे अंतर ही तो मिलेगा, ये भी एक मैथमेटिकल वैल्यू है, ये भी एक मैथमेटिकल वैल्यू है, तो क्या मिला, अंतर मिला। ये डेल्टा सीपी है तो ये लो ये डेल्टा सीपी, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, इसको मैंने क्या कर दिया, डेल्टा टी कर दिया। इसको दूसरे वे में मैंने रिप्रेजेंट किया, माना कि परिवर्तन छोटा हो तो ये डी एच है, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं, भाई ये भी सीपी है, अंतर तो सीपी का बताना है, तो सीपी कर दिया और ये क्या हो गया, dt हो गया। ये इक्वेशन उन्होंने निकाली, कंक्लूजन निकाल के अपना अलग ही कंक्लूजन लगा लोगों ने, डेल्टा एच ये और ये, इसको चेंज कर दिया भाई, बड़ा परिवर्तन डेल्टा, छोटा परिवर्तन dh। तो ये समीकरण कौन सी बन गई, ध्यान से देखो, dh अपॉन dt इज इक्वल टू cp, इसको सोल्व करोगे आप तो dh बराबर cp dt। बोलो ये और इस समीकरण से नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने कहा भैया तेने कौन सा नया काम कर दिया, ये जो तेने निकाली है ना ये तो इससे भी आ जाएगी, तेने तो प्रॉपर्टी का सा डेरिवेशन किया और अपनी थ्योरी व्यक्ति में बना ली, तेने जो समीकरण बनाई वो तो हम इससे भी ला सकते हैं। तो किरचॉफ ने सोचा भैया ये क्या हो गया, मेरी तो मेहनत एकदम पानी में चली गई। तो उसने सोचा आखिर इस सिद्धांत को सही कैसे करूं, आखिर इसका क्या यूज बताऊं कि ये लोग मेरे इन इक्वेशंस को एक्सेप्ट कर लें। तो उसने दिमाग लगाया, उसने अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं पढ़ी और उसने देखा, क्या देखा कि हर अभिक्रिया अलग अलग ताप पर संपन्न होती है, डिफरेंट टेम्परेचर पर संपन्न होती है।
अब आपको ध्यान हो पिछला लेक्चर तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, मानक अभिक्रिया ऊष्मा जो केवल कब ज्ञात की जाती है, केवल दो कंडीशन पर। पहली, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और दाब कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। अभी अभी मैंने बोला कि बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होती है जो अलग अलग तापों पर होती है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है एल्केनों का हैलोजनीकरण। बताओ उच्च ताप पर संपन्न होता है 150, 140 ऐसे कुछ टेम्परेचर पर संपन्न होता है। अगर हम उन अभिक्रियाओं की मानक अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करें तो हमें उनको कहां करवाना पड़ेगा, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाना पड़ेगा। और आप जानते हो वो तो बहुत उच्च ताप पर संपन्न होती है, तो क्या उन अभिक्रियाओं की कभी भी मानक अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है क्या, नहीं, वो होती है उच्च पर, हमें करवानी पड़ेगी इतने पर। तो इतने पर होगी नहीं, जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो काहे की स्टैंडर्ड हीट, काहे की मानक अभिक्रिया ऊष्मा, तो फिर उनकी अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसने सोचा मिल गया मुझे इनको यूज करवाने का तरीका, कैसे कि जो अभिक्रियाएं इस तापों पर संपन्न नहीं होती, अगर आपको उन अभिक्रियाओं की मानक अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी है तो आप क्या लगाओ, मेरी इन समीकरणों को लगाओ और आसानी से क्या पाओ, मानक अभिक्रिया ऊष्मा पाओ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन पाओ। कैसे पाओ, आप गौर से देखो, ये रिएक्शन क्या है, डेल्टा सी में तो हमें गिवन होगी सही। ये क्या बता रही है कि T1 पर डेल्टा H1 पता हो तो T2 ताप पर डेल्टा H2 ज्ञात कर सकते हैं। सेम टू सेम T1 टेम्परेचर पर डेल्टा E1 पता हो तो T2 टेम्परेचर पर डेल्टा E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो समझ में आ गया कुछ? जो भी तापों पर, माना कि मैंने एक रिएक्शन ऐसे भी ऐसी ली जो कि कौन से ताप पर हो रही थी, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, माना कि इस ताप पर मैंने T1 माना, इस ताप पर इसकी मुझे डेल्टा H मिलेगी, कोई ना कोई मिलेगी, मैंने इसको क्या बोल दिया, डेल्टा H1 बोल दिया। अब मुझे क्या ज्ञात करनी है, मानक अभिक्रिया ऊष्मा। मानक का मतलब टेम्परेचर T2 बराबर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ यहां से इस टेम्परेचर पर डेल्टा H मिलेगी T1 पर डेल्टा H1 पता है तो T2 पर डेल्टा H2 आने से मना करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। तो बताओ उसने अपनी समीकरणों को यूज में लेने का तरीका बता दिया कि नहीं बता दिया, बता दिया। क्या कहा कि जो अभिक्रिया 25 पर संपन्न नहीं हो उनके लिए मानक अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी हो तो क्या लगाओ, मेरी इन समीकरणों को लगाओ, जो अभिक्रिया जिस ताप पर संपन्न होती उसको कराओ और बाकी 25 डिग्री सेल्सियस ताप यहां पर रखो और आप सीधा क्या पा सकते हो, मानक अभिक्रिया ऊष्मा का आंसर पा सकते हो। तो बोलो काम की हुई कि नहीं हुई, हुई कि T1 पर डेल्टा H1 पता हो तो T2 पर हम डेल्टा H2 कैलकुलेट कर सकते हैं। इन समीकरणों को किरचॉफ समीकरण कहा जाता है। पूरी सारा का सारा जो काम है और किसने किया था, किरचॉफ ने किया था। तो बात समझ में आई नहीं आई, इन समीकरणों का यूज भी पता लग गया कि यूज कहां करेंगे हम, तो इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे मैंने छोटा सा तो भी है करके बता दिया कि T1 पर डेल्टा H1 पता, T2 पर ज्ञात करो, तो वैल्यू पुट कर के सोल्व कर के हम न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं। फटाफट से भाई लिखो, माना कि कोई अभिक्रिया, माना कि कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, माना कि कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। ठीक, लिख लो मेरे फटाफट, हाँ नीचे तक आ जाओ। सपोज एनी रिएक्शन is taking place in following way, is taking place in following way। कर लो भी नीचे पूरा, यहां तक मतलब इक्वेशन पूरा करना आपको पूरा इसी प्रकार लिख के इक्वेशन पूरा करना पड़ता है।
इक्वेशन को तो कर लो सबके सब, वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। आगे लिखो 2 के नीचे समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर, स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है, ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इन्हें किरचॉफ समीकरण कहते हैं, इन्हें किरचॉफ, अंडरलाइन कर लेना, इस नाम से क्या आता है ये, इन्हें किरचॉफ समीकरण कहते हैं, किरचॉफ समीकरण कहते हैं। नीचे तक कर लो भैया, इक्वेशन नंबर 4 तक आप लोग लिखो। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 represent effect of temperature on heat of reactions at constant pressure and at constant volume respectively. These are also called Kirchhoff equations. These are also called Kirchhoff equations. Kirchhoff equations. आप लोग भी कंप्लीट कर लो 4th तक। लिखो भाई, आप लोगों ने कर लिया होगा समीकरण 3 तथा समीकरण 4, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 किरचॉफ समीकरण के अन्य रूप है, किरचॉफ समीकरण के अन्य रूप है। अन्य रूप है। ये समीकरण स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर, स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है, ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है। आप लोगों ने भी लिख लिया होगा भाई, लिखो इक्वेशन नंबर 3 and 4 are equation number 3 and 4 are another forms of Kirchhoff equations, another forms of Kirchhoff equations, Kirchhoff equations। ठीक, they represent effect of temperature on heat of reaction at constant pressure and volume। अगली लाइन से लिखो, उपरोक्त समीकरणों से यदि T1 ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात हो, उपरोक्त समीकरणों से यदि T1 ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात हो तो T2 ताप पर
T2 ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। T2 ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। आप लोग भी लिख लो by above equations, by above equations a heat of reaction is known at T1 temperature, at T1 temperature, then heat of reaction at T2 temperature, heat of reaction at T2 temperature can be calculated, ठीक। ये हो गया ताप का प्रभाव, ठीक। बाकी कल पढ़ते हैं भाई, कल करेंगे हम उदासीनीकरण की ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए कल का लेक्चर को मिस मत करना भाई।